हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने रिडक्शन क्या होता है, किस प्रकार की प्रोसेस हो सकती है, उसके बारे में चर्चा की थी। अब मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन किस टाइप से हो तो पर्टिकुलर क्लास के बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने रिडक्शन की रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो भाग बताए थे। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको सरलता के लिए दो भागों में वर्गीकृत कर लिया था। पहला बताया था रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा बताया था रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं चर्चा कर लेता हूं रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पिछली क्लास के अंतर्गत रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन का किस तरीके से होता है इसके बारे में हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया था। इसको पुनः दो भागों में मैं डिवाइडेड कर लेता हूं। रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा बांट लेता हूं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि बेंजीन या बेंजीन फ्यूज्ड जो भी कंपाउंड है उनका रिडक्शन किस तरीके से हो। रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः डिवाइडेशन कर देता हूं। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स और थर्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। आज मैं चर्चा करूंगा रिडक्शन ऑफ एल्केन। ये पिछली क्लास में समझा दिया गया था कि किस तरीके से अपने को इस रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना है। तो स्टार्ट पहले मैं करूंगा रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का रिडक्शन किस तरीके से होता है तो देखिए, रिडक्शन ऑफ एल्केन्स का अगर अपचयन करवाया जाए, एल्केन के अपचयन से सामान्यतः एल्केन ही प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु है रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। रिडक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्केन का किस तरीके से अपचयन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली श्रृंखला में मैं रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। अब ध्यान देना, एल्केन का रिडक्शन अगर होता है, एल्केन्स, उसके रिडक्शन से क्या प्राप्त होता है, एल्केन्स ही प्राप्त होगी। ये लॉन्ग चेन एल्केन्स होगी तो ये छोटे अणुओं में विपाटित हो जाती है, टूट जाती है। अब अगर एल्केन का रिडक्शन करवाया जाए, सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CH2 CH3 और इसके रिडक्शन से मान लीजिए मैंने ये बना दिया CH3 बना प्लस 2 मात्रा में 2 मोल। 1 मोल लिया आपने ब्यूटेन, N ब्यूटेन था, उसको आपने तोड़कर क्या बना दिया, एथेन बना दिया, 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि इसमें सामान्यतः क्या होता है, कार्बन कार्बन बंद टूटता है। चूंकि रिडक्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले अपन ने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो मैं कार्बन तथा हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये जो कार्बन होता है उसकी मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -4 से मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +4, यानी कार्बन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -4 से +4 तक वेरी करता है। अगर ये -4 से +4 की तरफ बढ़ता है तब तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 की तरफ, अब -4 -3 -2 -1 0 प्लस ऐसे बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन लोवेस्ट और हाईएस्ट -4 से +4 तक। अगर ये +4 से -4 की तरफ करता है उस प्रक्रिया को हम कह देते हैं रिडक्शन। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है। कार्बन कार्बन के साथ यानी समान विद्युत ऋणी परमाणु है।
कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तब ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 माना जाएगा और कार्बन का -1। इसी तरह अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तो उसके साथ जितने बंध बनाता है, कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। इसी को मैं कंसेप्ट आधार बनाकर इसको देखिए, इस कार्बन की बात करता हूं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, एक कार्बन जुड़ा है। मैंने कहा कि कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाता था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है, लेकिन कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रखा है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3। इसने 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 तरफ कार्बन है, कार्बन कार्बन का 0 और हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक इसी तरीके से इसका -2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3। अब ये जो चेंजेस हो रहा है ये -3 और ये भी कितना है, -3। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा ये -3 तो है, ये वाला तो एज इट इज है, समान रहा है, लेकिन ये -2 से किस में परिवर्तित हो गया, -3 में, यानी -2 से -3 यानी पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट हो रही है, और गिरावट होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन की प्रक्रिया। अब ध्यान देना, अपन ने स्टार्ट किया रिडक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्केन का अपचयन करवाना है। तो एल्केन का अपचयन होगा अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन ही जुड़े। अपन ने कहा है कि रिडक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 पाथ या 3 प्रकार की प्रोसेस संभव है। पहली हो सकती है रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का योग हो सकता है, दूसरा हो सकता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रो एनी कोई भी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर उसमें से हटा दिया जाए। अब देखिए हाइड्रोजन का अगर ऐड करता हूं तब ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही कार्बन का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय बचता है कि एल्केन का रिडक्शन तभी संभव है जब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये क्या हो, विघटित हो, और कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड विघटित होगा तभी एल्केन का रिडक्शन संभव है, अदरवाइज क्या होगा, एल्केन का रिडक्शन संभव नहीं है। अब ध्यान देना, रिडक्शन की प्रक्रिया करवाने के लिए आपने सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट के साथ ही रिडक्शन की प्रक्रिया करवाने के लिए एक अन्य रिएक्टेंट की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि इस कार्बन कार्बन बंध का विघटन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कभी भी एल्केन का रिडक्शन संभव नहीं है। एल्केन का रिडक्शन तभी संभव है जब क्या हो, कार्बन कार्बन के मध्य का बॉन्ड टूटे। कार्बन कार्बन के मध्य के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और रिड्यूसिंग एजेंट इतने ताकतवर या इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो किसी भी एल्केन जो सीरीज चेन है उस चेन में से कार्बन कार्बन बॉन्ड का विघटन कर पाए। इसलिए कभी भी एल्केन का रिडक्शन संभव नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, अगर मैं साइक्लिक एल्केन की बात करूं, साइक्लिक एल्केन की बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में साइक्लिक एल्केन्स में स्ट्रेन पाया जाता है, तनाव होता है, चाहे आपका 3 मेंबर्ड लीजिए चाहे 4 मेंबर्ड रिंग लीजिए। ऐसी स्थिति में अगर उनकी क्रिया रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ करवाई जाए तब ऐसी स्थिति में उनमें उनका क्या हो सकता है, रिडक्शन संभव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का रिडक्शन करवाया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो आपको क्या प्राप्त होती है, प्रोपेन। क्या प्राप्त होगी, प्रोपेन। यानी कोई सा भी बंध टूट सकता है, क्योंकि sp2 सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन चूंकि एंगल स्ट्रेन होने के कारण सामान्यतः इसमें तनाव की स्थिति रहती है, ये असाइक्लिक चेन में बदलना चाहता है, इसलिए आसानी से बंध का विघटन हो जाता है और क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन। ऐसे ही आपने लिया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का वही हाइड्रोजनेशन करवाने, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटेन, ये कब संभव हो सकता है, जब साइक्लिक एल्केन और उनमें क्या उपस्थित हो, स्ट्रेन। क्योंकि जैसे ये इन कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में ये तनाव से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात स्ट्रेन से रिलीज हो जाएंगे। तो कुल मिला के एल्केन का रिडक्शन संभव नहीं है, परंतु साइक्लिक एल्केन का रिडक्शन संभव है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ चर्चा की कि सामान्यतः जैसे साइक्लोप्रोपेन है उसका रिडक्शन होकर क्या प्राप्त हो सकता है, प्रोपेन प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन के
रिडक्शन से क्या प्राप्त हो सकता है? ब्यूटेन। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए साइक्लिक एल्केन है और उसके ऊपर एल्किल सब्सटेंट जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति में रिडक्शन, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि रिडक्शन की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन बंध का विघटन होता है, वो कार्बन कार्बन वो बॉन्ड टूटता है जिसमें लेस हिंड्रेंस हो, यानी जिसमें त्रिविम बाधा न्यूनतम हो, उसका रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में 3 मेंबर्ड रिंग जुड़ी है। अब ध्यान रखना ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब साइक्लोप्रोपेन रिंग है तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम विलायक सॉल्वेंट एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, तो अब ध्यान दीजिएगा मैंने बताया था कि अपन ने केवल सिंपल साइक्लोएल्केन लिया था, तब उसमें कोई सा भी बंध टूट सकता था क्योंकि एक समान प्रकार का उत्पाद बनता है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्टेंट की देखूं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखूं, तो इसमें सामान्यतः अगर इधर से या इधर से ये दोनों बंध टूटने पर समान प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है, परंतु इस ओर से बंध का विघटन होने पर सामान्यतः अलग प्रकार का विघटन, अलग प्रकार का प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में एक से ज्यादा प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। इस प्रक्रिया को हम ये कह देते हैं कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति में रीजियो सेलेक्टिविटी जनरेट हो जाती है। रीजियो सेलेक्टिविटी जनरेट होगी तो वो ये कहता है कि अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर कोई एल्किल सब्सटेंट जुड़ा हुआ है तो बंध का विघटन यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड का विघटन उस ओर से होता है जिस ओर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, त्रिविम बाधा कम हो। तो सामान्यतः स्टेरिक हिंड्रेंस इधर भी ज्यादा, इस बॉन्ड में भी, इस बॉन्ड में भी दोनों की इक्वलिटी है, लेकिन इस बॉन्ड में बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यानी इन दोनों बंधों के टूटने के बजाय ये बंध टूटना ज्यादा पसंद करेगा और आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जिसके अंतर्गत 2 मिथाइल समूह जुड़े रहेंगे। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस जो रिएक्टेंट था इसके अंतर्गत रीजियो सेलेक्टिविटी जनरेट होती है। अब यहां एक शब्द टर्म आ रही है रीजियो सेलेक्टिविटी। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्टिविटी की बात करता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बार बार ये टर्म्स काम में आएगी। सेलेक्टिविटी का मतलब है कि आपको एक से ज्यादा चीज हो और उनमें से किसी एक चीज को आपको प्रीफर करना हो, उसे हम कह देते हैं सेलेक्टिविटी। अब ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मैं बात करूं तो पहली कंडीशन आ जाती है कि विच फंक्शनल ग्रुप विल बी रिएक्ट। ध्यान से देना, विच फंक्शनल ग्रुप विल बी रिएक्ट, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है, तो उनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह अभिक्रिया करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ऐसी जो प्रक्रिया है यानी आपको किसी एक फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है रिएक्शन के लिए, इसे हम कह देते हैं, उसके लिए जो टर्म काम में लेते हैं उसे हम कह देते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। उसे हम क्या कह देते हैं? कीमो सेलेक्टिविटी। मैंने कहा कि सेलेक्टिविटी की चर्चा, सेलेक्टिविटी का मतलब है कि आपको एक से ज्यादा प्रकार की वस्तुएं हो और उनमें से किसी एक चीज को प्रीफर कर रहे हो, एक वस्तु को प्रीफर कर रहे हो, उसे हम कह देते हैं सेलेक्टिविटी। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सामान्यतः फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, ऐसी जो सेलेक्टिविटी है उसका निर्धारण करने, उसको हम कह देते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। अगला आता है वेयर इट विल बी रिएक्ट, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह क्रिया करेगा, कहां से क्रिया करेगा और कैसे क्रिया करेगा, इन तीनों चीजों को देखना है। पहली मैंने बता दी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्रिया करता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, ये कहां से क्रिया करता है, कहां से का मतलब है कि किस रीजन से। अगर रीजन की बात करूं तो ऐसी स्थिति में हम उसको कह देते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। उसे हम क्या कह देंगे? रीजियो सेलेक्टिविटी, जो रीजन बेस्ड होता है, यानी रीजन पर निर्धारित होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के बारे में निर्धारित होता है। अगला आ जाता है हाउ इट विल बी रिएक्ट। हाउ इट विल बी रिएक्ट, कैसे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहां से और कैसे रिएक्शन करता है। कैसे की बात करूं तब ऐसी स्थिति में जो सेलेक्टिविटी आती है उसको हम कह देते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों के स्टीरियो केमिस्ट्री,
आपको प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। प्रोडक्ट में एक से ज्यादा प्रकार के स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन सा स्टीरियोआइसोमर ज्यादा मात्रा में बन रहा है उसको सेलेक्ट करना है। यानी इस पार्ट को देखने के लिए आपको प्रोडक्ट को देखना होगा। और इसी के अंतर्गत एक और आ जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। तो कुल मिला के आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह कहां से और कैसे रिएक्शन करें। अब ध्यान रखना, यहां जो बात आ रही है, मैंने कहा कि इसमें रिजियो सेलेक्टिविटी उपस्थित रिजियो आइसोमर बनेंगे। रिजियो आइसोमर का अगर बंध का विघटन इधर से होगा तो ऐसी स्थिति में एथिल समूह जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, लेकिन बंध का विघटन अगर यहां से हो तो 2 मेथिल समूह जुड़े रहेंगे। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसमें रिजियो आइसोमर बनते हैं और वह आइसोमर ज्यादा मात्रा में बनेगा जिसमें हिंड्रेंस कम हो। तो ध्यान रखिएगा, रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि कहां से क्रिया कर रहा है, कहां से का मतलब है कि किसमें त्रिविम बाधा न्यूनतम है। तो ऐसी स्थिति में इस कार्बन कार्बन बंध की या इस कार्बन कार्बन बंध की बात करूं तो इस कार्बन कार्बन बंध की तुलना में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इस बंध का विघटन नहीं हो पाता है। इस बंध का विघटन ज्यादा होता है, फलस्वरूप ये ज्यादा मात्रा में बनता है। ये कहलाती है आपकी रिजियो सेलेक्टिविटी। ऐसे एक और एग्जांपल में अगर बात करूं तो ऐसी स्थिति में ये लिया आपने C डबल बॉन्ड OET, अगर इसका रिडक्शन करवाया जाए वही H2PT एसिटिक मीडियम, तो ऐसी स्थिति में भी अगर इसका विघटन होगा तो ये बंध प्रिफरली टूटेगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूनतम है और आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। ये 2 मैथिल समूह है C डबल बॉन्ड OET। ये कहलाती है रिजियो सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ध्यान रखिएगा, वह बंध टूटने की कोशिश ज्यादा होगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूनतम हो, यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, वो प्रिफरली वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का विघटन होगा। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि रिडक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, यानी साइक्लोएल्केन के रिडक्शन में जिनमें स्टेन उपस्थित है वह बंध पहले टूटेगा जिसमें न्यूनतम त्रिविम बाधा उपस्थित हो। यह कहलाता है आपका रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। अगला बिंदु मैं ले लेता हूं रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको एक चीज जो साइक्लिक एल्केन वाली बताई थी जिनमें कार्बन कार्बन बंध का विघटन हो रहा था, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, हाइड्रोजन का जुड़ाव हो रहा है। अब हाइड्रोजन का जुड़ाव H2 एडिशन कहां होता है? विथ द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या फिर विथ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कैसा बंध है, किस प्रकार के बंध का विघटन होता है हाइड्रोजन के एडिशन से, उसके आधार पर 2 टर्म काम में आएगी। अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बंध का विघटन होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के जुड़ने पर, तब उस प्रक्रिया को हम कह देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, और यह आपका टॉपिक भी दिया हुआ है, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो साइक्लोप्रोपेन के बारे में मैंने बता दिया। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन का ऐड हो परंतु कार्बन कार्बन सिग्मा बंध का विघटन हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनोलाइसिस। अगर हाइड्रोजन ऐड हो और कार्बन कार्बन पाई बंध का विघटन हो तब उस प्रक्रिया को हम कह देते हैं हाइड्रोजिनेशन। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब मैं चर्चा करता हूं इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन। अगला बिंदु आ जाता है रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। अब ध्यान रखना, एल्कीन्स के रिडक्शन की मैं बात करूं तो एल्कीन का रिडक्शन जब होगा तो उससे आपको एल्केन्स प्राप्त होगा। पहली बात, एल्कीन्स के रिडक्शन से आपको क्या प्राप्त होगा? एल्केन्स। एल्कीन के रिडक्शन से जब एल्केन प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, चूंकि एल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है, एल्कीन में क्या है? पाई बंध, और पाई बंध का विघटन होगा और हाइड्रोजन जुड़ता है, एल्केन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसे कह सकता हूं कि एल्कीन्स का क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन होता है। एल्कीन्स का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन। क्लियर?
अब ध्यान रखना, एल्कीन से एल्केन बनाना है, एल्कीन का रिडक्शन होकर क्या बनेगा, एल्केन्स। मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती है। तीनों प्रकार की पहली प्रक्रिया आ जाती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी प्रक्रिया आ जाती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का योग। और तीसरी प्रकार की प्रक्रिया आ जाती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु अगर जुड़ा हुआ हो। अब ध्यान रखना, एल्कीन में ऐसा समूह नहीं होगा, न तो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और न कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसी स्थिति में इस पाथ के द्वारा रिडक्शन होने की संभावना नहीं है। एल्कीन में इस प्रकार के रिडक्शन होने की संभावना नहीं है। केवल रिडक्शन कब संभव है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से और या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सहायता से। अब ध्यान देना, मैं बात करता हूं एल्कीन की। एल्कीन को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं जिसमें ओलिफिनिक कार्बन है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। और हम जानते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी के पास, इलेक्ट्रॉन इसी के पास, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ऐसी स्थिति में भी सामान्य अगर एल्कीन है, यानी किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, केवल कार्बन कार्बन द्विबंध है, तब ऐसी स्थिति में उस एल्कीन का रिडक्शन वो इस प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परंतु यदि इसी ओलिफिनिक कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, EWG, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब ऐसी स्थिति में इन पाई इलेक्ट्रॉनों को वो क्या कर लेता है, खींच लेता है। और जैसे पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कार्बन के पास धनावेश बढ़ेगा या ऐसा केंद्र बनेगा जहां इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, एडिशन संभव है। तो ध्यान रखिएगा, एल्कीन, उन्हीं एल्कीन का एडिशन, उन्हीं एल्कीन का रिडक्शन इस प्रक्रिया के द्वारा संभव है जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित रहे, चाहे वो आपका NO2 हो, चाहे आपका -I प्रभाव वाले कोई भी समूह अगर जुड़े हुए हों, तब ऐसी स्थिति में उन एल्कीन का संभव है, किसके द्वारा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन किस किस टाइप से हो सकता है, कौन कौन पार्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं, तो उनमें ध्यान रखिएगा, सोडियम एथेनॉल हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, सोडियम अमलगम हो सकता है, ऐसे ही जिंक एसिटिक एसिड हो सकता है। ये जो विलायक काम में ले रहे हो आप, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सामान्यतः प्रोटॉन डोनर का काम करते हैं। ऐसे ही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो सकता है, लिक्विड अमोनिया कह दीजिए, या फिर एमीन, प्राथमिक एमीन, कोई भी एमीन, अगर सोडियम पोटेशियम लिथियम आदि उपस्थित है तो इसको मैं कह सकता हूं मेटल इन अमोनिया, अमोनिया या एमीन। और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के द्वारा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये पुनः 3 भागों में डिवाइडेड कर देता हूं। पहला आता है केटालाइटिक रिडक्शन, केटालाइटिक रिडक्शन, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें पहली प्रक्रिया है केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजिनेशन का मैंने बता दिया कि अगर हाइड्रोजन का ऐड हो, हाइड्रोजन का योग हो पाई बंध के विघटन के साथ, तो उसको हम कह देते हैं हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट की उपस्थिति में कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। बाई डाइइमाइड मेथड, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, दोनों ही महत्वपूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा बाई हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, इसके द्वारा भी सामान्यतः एल्कीन का रिडक्शन होकर क्या प्राप्त हो सकता है, एल्केन प्राप्त हो सकता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पुनः 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है आपका हिटेरोजीनियस रिडक्शन और दूसरा कहलाता है होमोजीनियस रिडक्शन।
अब ध्यान देना, हेटेरोजीनियस में जितने भी मेटेलिक वाले हैं, जैसे आपका निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, ये सारे के सारे अगर इनके ऊपर इन मेटेलिक सरफेस पर हाइड्रोजन गैस और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एल्कीन उपलब्ध करवाया जाए, तब उसे हम क्या कह देते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस रिडक्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, वो आता है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये कुल मिला के आपके एल्कीन के रिडक्शन की प्रक्रियाएं हैं। एल्कीन्स के रिडक्शन से क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, सामान्यतः पाइबंध का विघटन होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। कहां पर, एल्केन में। चूंकि अपन एल्कीन की बात करें तो कार्बन मान लीजिए एथीन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर कार्बन के साथ अटैच है तो कार्बन का -1 और हाइड्रोजन का +1, तो इसका -2, इसका भी -2, और जैसे एल्केन बनेगा CH3 CH3, इसका -3, इसका -3, यानी -2 से कहाँ चला गया, -3 में। यानी कहने का मतलब है कि और ज्यादा ऋणात्मक, और ज्यादा ऋणात्मक होने का मतलब है कि ये प्रक्रिया एथीन का क्या हो गया, एथेन में रिडक्शन, अपचयन हो गया। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से की जाती है। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की रिडक्शन प्रोसेस हो सकती है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निष्कासन हो सकता है। चूंकि इसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अब एल्कीन का जो रिडक्शन है वो 2 ही तरीके से संभव है, या तो हाइड्रोजन का योग हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन का। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का एडिशन तभी संभव है जब उसके साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि लूजली जो एल्कीन होती है उसमें लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन पैदा होता है। फलस्वरूप रिपल्सन होने के फलस्वरूप आपको जो डेजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये जो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उनके साथ किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, तब ऐसी स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ये रिमूव कर देगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, आने वाला सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आसानी से क्या हो जाता है, योग हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को एडिशन में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें सबसे बढ़िया आता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसके द्वारा आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़े हुए ओलिफिनिक कार्बन का रिडक्शन कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें 3 प्रकार की इससे संभव है, कैटालाइटिक या फिर डाइमाइड मेथड, और तीसरी प्रकार की हाइड्रोबोरेशन। कैटालाइटिक मेथड पुनः 2 प्रकार की हो जाती है, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस रिडक्शन में। कल अपन चर्चा करेंगे इनके अंतर्गत कैटालाइटिक रिडक्शन में हेटेरोजीनियस रिडक्शन और होमोजीनियस रिडक्शन, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे हैं जिनकी सहायता से अपन ये एल्कीन का रिडक्शन एल्केन में, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एल्कीन का हाइड्रोजनेशन एल्केन में संभव है। धन्यवाद।